अच्छा, टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ, हाउ कुड वन चेक कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसे है? ओके। सो देखो, जैसे फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत डिफरेंट एरियाज होते हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है। तो जब आप फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हो तो उन्हीं एरियाज के कुछ रेशोज़ हम निकालते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। जैसे हमने सेविंग्स की बात की थी, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी सेविंग्स टू इनकम रेशो कितनी है। यहाँ इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ ऑलवेज द नेक्स्ट स्टेप। सेव आप कितना कर पा रहे हो? तो एज़ अ थंब रूल आपका कम से कम 20% ऑफ योर इनकम शुड बी टुवर्ड्स सेविंग्स। अगर आप ज़्यादा करते हो इट्स ऑलवेज बेटर। और बट अगर आप 20% से भी कम कर रहे हो तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अब आप बजटिंग करके अपने एक्सपेंसेस को वॉच करो और देखो कहाँ पे आप एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। सेम वे में आप जब अगर आपके पास लोन्स हैं, बोरोइंग्स हैं, तो आपका डेट टू इनकम रेशियो, मतलब ईएमआई टू इनकम रेशियो आप देख सकते हो कि हाउ मच ऑफ योर ईएमआई यू आर पेइंग, योर इनकम इज गोइंग टुवर्ड्स। तो अगर ज़्यादा ईएमआई, ज़्यादा आप किसको बोलोगे, अगेन थंब रूल्स की बात करते हैं, तो मोर देन 30-40% ऑफ योर इनकम इज गोइंग टुवर्ड्स ईएमआई, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जनरली घर का खर्चा आप 50% मान के चलो, अगर आपका 30% या 40% ईएमआईज में जा रहा है तो आपका डेफिनेटली वो सेविंग्स रेशो कम हो जाएगी, आपके पास बचेगा ही कुछ नहीं। सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट को एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं, और आपके लोन्स कौन से हैं, राइट? रेशियो ऑफ डिफरेंट लोन्स, कि आपका गुड लोन्स और बैड लोन्स की रेशियो क्या है। गुड लोन्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स योर एप्रिशिएटिंग एसेट्स, और जो बैड लोन्स हैं वो आप कंजम्पशन की तरफ लेके जा रहे हो, तो वो रेशियो भी आप चेक कर सकते हो। प्लस आप फाइनेंशियल एसेट्स और टोटल एसेट्स का रेशियो निकालिए, फाइनेंशियल टू टोटल एसेट्स, के आपके टोटल एसेट्स में फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स आपकी लिक्विडिटी लेके आते हैं। तो अगर कल को किसी सिचुएशन में आपको अपने सारे एसेट्स लिक्विडेट करने पड़ गए, हाउ इजी इट वुड बी टू लिक्विडेट योर टोटल एसेट्स। तो जितने ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स होंगे उतना अच्छा है। थंब रूल वाइज अगेन मोर देन 50% इज गुड, आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए। दूसरा, अपनी आपको जो जनरली लोग अपनी जो ग्रोथ है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की तरफ कंसर्न करके लेते हैं। नाउ दैट इज नॉट अ राइट पैरामीटर। आपके फाइनेंसेस आर नॉट लिमिटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स। आपकी सेविंग्स भी हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट्स भी पड़े हैं। आप सिर्फ मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर सकते, वो भी हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हैं। तो ये जब क्लब करते हो, लेस योर लाइबिलिटीज़, तो जब आप क्लब करते हो तो आपका नेटवर्थ निकलता है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज नेटवर्थ। तो आपको जो वॉच रखना है कि आपकी नेटवर्थ हर साल ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। देयर कुड बी सम इन्वेस्टमेंट्स जो ग्रो हुई हैं, देयर कुड बी सम इन्वेस्टमेंट जो फ्लैट हैं, देयर कुड बी सम जो फॉल की हैं, राइट? इसीलिए जब हम वो फाइनेंशियल एसेट्स और रियल टोटल एसेट्स की बात करते हैं, और डिफरेंस इज ऑलवेज रियल एसेट, जो लिक्विड एसेट है। और रियल एस्टेट की जो वैल्यूएशन है वो इंडिया में बड़ी मुश्किल है, आप ईयर ऑन ईयर उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो नेटवर्थ के अंदर आप उसको किस तरह से जज करोगे कि आप अल्टीमेटली एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट्स द पॉइंट ऑफ कंसर्न। फाइनेंशियल एसेट्स में आपका मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकल आएगी, आपकी इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़ की वैल्यू निकल आएगी, इवन कमोडिटीज़ गोल्ड सिल्वर की भी वैल्यूएशन रेडीली अवेलेबल होती है, पर रियल एस्टेट की नहीं होती है। तो जितना कम आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट होगा, उससे उतना आपके लिए मैनेज करना आसान है। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपका जो पर्सनल एसेट है, लाइक योर ज्वेलरी और योर इवन योर ओन हाउस, दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। अपने घर को कौन बेच रहा है, उसकी वैल्यूएशन करने का भी कोई मतलब नहीं है। आपको अदरवाइज चेक करना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल में लिक्विडिटी कितनी है, और एसेट्स की रेशियो क्या है, और बोरोइंग कितनी है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कर सकते हो और उसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है मेरा कि किसी को हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट किस एज में बाय करना चाहिए आइडियली? सी, ये हेल्थ इंश्योरेंस ना, अगेन यंगस्टर्स को जब हम बात करते हैं तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट देखो, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो वंस देयर किड बिकम्स इंडिपेंडेंट, वो कोई जॉब करने लग जाता है या 25 ईयर्स क्रॉस कर देता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज खुद उसको अलग करने की बात करते हैं। तो बहुत बार अगर पेरेंट्स अवेयर हैं तो बच्चे के पास इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी होगा। बट अगर नहीं है, सो वंस दैट पर्सन एंटर्स इनटू फाइनेंशियल लाइफ, तो उसको इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर इमीडिएटली ले लेना चाहिए। बट यहाँ भी यंगस्टर्स की बात करें तो वो बहुत बार एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो भी गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयर ऑलवेज कवर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन योर लाइबिलिटीज। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना हेल्थ कवर चूज करना चाहिए।
एंड टू द मैक्सिमम पॉसिबल आपको ले लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस मे नॉट बी रिक्वायर्ड अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है तो, अगर हैं तो उसकी तरफ भी गौर करो, बट हेल्थ इंश्योरेंस एंड यस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। Thank you for watching this video till the end, and if you enjoyed this, watch our other videos also and follow us for more. And also you can visit our website and schedule a call with a financial expert to talk about your finances and your future. Thank you.